चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस पे स्वागत है। मैं भारती सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th NCERT हिस्ट्री के चैप्टर 9th, जिस चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। और इस चैप्टर में याद रखेंगे, आज हम लोग जानेंगे पांडुलिपि के बारे में, किस तरह के कितना लॉन्ग प्रोसेस होता था इतिहास को लिखने के लिए, किस तरह का डिपार्टमेंट होते थे, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत कम समय का ये वीडियो है और बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम लोग ध्यान देखें। पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, ये पार्ट 3 है आपका, और पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे थे, पार्ट 2 में क्या देखे थे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां डिटेल से पढ़ सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पहले पार्ट में डिस्कस किए थे कि इतिवृत्ति क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से अकबरनामा, बाबरनामा, ये सब क्या है, एक तरह से इतिवृत्त में शामिल होता है, ठीक है ना। इसके अलावे में आपका जो आलमगीर नामा है, ये सब इतिवृत्त में है। यानी मुगल काल में अपने राजा दरबारों को आदेश दे करके जो भी अपना इतिहास अपने शासन काल में लिखवाएं, किस तरह से घटनाओं का वर्णन किया जाता था, युद्धों का, ये सारा पार्ट 2 में हम डिस्कस किए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 एकदम आप देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद किस तरह से हम लोग वहां देखे थे कि बाबर जब आए थे तो ऑलरेडी तुर्की बोलते थे और तैमूर अपना वंशज बताते थे, लेकिन धीरे धीरे शुरू में ये मुगल की नींव डलाई थी तो तुर्की भाषा महत्वपूर्ण थी, लेकिन देखते ही देखते भारत में फारसी बोलने वाले की संख्या बढ़ गई। और जब महान सम्राट अकबर का टाइम आता है तो उस समय में अकबर थोड़ा फारसी भाषा को ऊंचा ही स्थान कुछ दे देते हैं, और ऊंचा स्थान देने के बाद यहां तक कि मुगलों की राज दरबारी भाषा जो है वो फारसी हो जाती है। तो किस तरह से देखे थे, तुर्की से फारसी की ओर। अब चलिए आज का पार्ट 3 जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, कहां से, तो पांडुलिपियों से। तो पांडुलिपि जानेंगे, ये पांडुलिपि है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे पांडुलिपि, जिसका अर्थ होता है कि अगर किसी पुस्तकों या फिर किताबों का जो निर्माण होगा ना, अगर हाथों के द्वारा होता है उसे ही पांडुलिपि कहते हैं। बिल्कुल आसान है कि अगर किसी किताबों का निर्माण हाथों के द्वारा हुआ है तो उसे पांडुलिपि कहते हैं। ये भी याद रखेंगे कि अगर उसमें एक हाथ लगे हैं या 2 हाथ लगे हैं या कई हाथ का मतलब है कि कई व्यक्तियों ने मिल कर करके उसको बनाया है, वो भी आपका पांडुलिपि ही कहलाएगा। यानी हाथों से बने, एक व्यक्ति के योगदान से हो या कई व्यक्ति, लेकिन सबका हाथ ही मिलना चाहिए, सबका हाथ बटाया गया हो, उसमें हाथों के द्वारा जो भी दस्तावेज लिखे गए हैं, किताब लिखे गए हैं, पुस्तकें लिखे गए हैं, उसी को क्या कहते हैं, पांडुलिपि। और मुगल काल में जितने भी पांडुलिपियां मिले हैं, ध्यान से सुनेंगे, वो सब के सब किताब का एक अलग सा डिपार्टमेंट होता था, जहां राजा से संबंधित घटनाएं, शाही महल, इन सब के बारे में जो इतिवृत्त लिखे जाते थे ना, तो उसका एक अलग शाही किताब खाना होता था। और उसमें कई डिपार्टमेंट्स होते थे, चूंकि एक काम एक ही आदमी करे तो कुछ ज्यादा ही होता है। अब एक आदमी को कहिएगा कि आपको, जैसे मान लेते हैं कि पलंग बन रहा है, और पलंग बन रहा है, एक आदमी उसमें कील मार रहा है, एक आदमी लकड़ी को जो है से कि अलग शेप देने का काम कर रहा है आकार, और एक ही आदमी वही है जो उसको जैसे कि रंगाई का काम भी कर रहा है, तो उतना बढ़िया नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें डिपार्टमेंट बना दिया जाए कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो कील मारने का काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो कील मारने का केवल खाली काम करता है वो कील मारने में एक्सपर्ट होगा, दूसरा अगर लकड़ी का शेप तैयार खाली जो करता है वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, और अगर कोई रंग कलर करने का काम करता है वो कलर में एक्सपर्ट होगा, उसके पास अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन होगा कि किस तरह से क्या किया जाए तो ये बेस्ट लगेगा। ठीक उसी तरह से इतिवृत्त जो हम लोग जानते हैं ना, पढ़ते हैं ना, उसको लिखने में काफी लंबे वर्ष लग जाते थे, और वो जो पांडुलिपि है उसको तैयार करने में एक लंबे वर्ष लग जाते थे। और इसका प्रोसेस ही इतना लंबा है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे इतना लंबा वक्त लग जाता था। तो शाही किताब खाने में किताबों को तैयार किया जाता था, ये इसका पूरा का पूरा इसी पर एक थोपा जाता था, इसी पर जिम्मेवारी दे दिया जाता था कि चलो तुम लोग करो। अब इसमें क्या थे कि एक काम तो होते नहीं, अलग अलग काम, चूंकि आजकल के देखिए, आजकल प्रिंटिंग से हर चीज पॉसिबल है। आपको कहीं पिक्चर लगा देना है, कहीं पे आपको कोई सिंबल दे देना है, ये सारा चीज आप क्या करते हैं कि कंप्यूटर में बैठ करके और कंप्यूटर से अलग अलग तरह के डिजाइन पिक्चर्स को आप इकट्ठा करके उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। यानी हमारे पास बहुत फैसिलिटी थे, लेकिन पहले ये सारा फैसिलिटी नहीं थे। जितने भी पांडुलिपियां तैयार होते थे और या फिर मुगल इतिवृत्ति तैयार होते थे, वो पांडुलिपि के जरिए ही, मतलब हाथों के द्वारा ही उसका निर्माण होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे।
अब शाही किताब खाने की बात कर ले तो इसमें डिपार्टमेंट देखिए, पहला सबसे पहला कि कागज बनाने वाले होंगे। सबसे पहले कौन होंगे? कागज बनाने वाले। कागज तैयार होगा तब तो उस पर कुछ किया जाएगा ना, तो पहला जो है वो कागज बनाने वाले लोग होते थे। दूसरा ये होते थे जो सुलेखक के काम करते थे, यानी सुलेख के पाठ की नकल किया करते थे। जो विद्वान होते थे राज दरबार में ना, उनके बात को सुन कर करके कुछ बातें को जब वो लिखते थे तो जिनका हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया होता था, जो बड़ा बेजोर शब्द दे देता था। कभी कभी ऐसे होते थे कि कोई घटनाएं जो है वो भले ही पुरानी हो गई, उसमें धूल जम गए हैं, वो बहुत पुरानी घटनाएं हो, लोग उसको नहीं जानता है, लेकिन जिसके शब्द को लिखने में अगर मान लेते हैं लेखन कला बहुत बढ़िया हो, अच्छा हो, अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो पुरानी घटनाओं को भी जब पढ़ा जाता है तो वो घटना शायद ऐसा होता है जिससे लगो जिंदा हो गई है। ठीक है, तो उस तरह के डिपार्टमेंट में रखे जाते हैं जो बहुत ज्यादातर किसी चीज को देख के नकल करने में बड़ा माहिर होता है। अक्सर आप भी देखते होंगे कि पढ़ने में तो आप भी ठीक ठाक होते होंगे, शायद कभी ऐसा होता है आपका फ्रेंड वगैरह, और कई बार क्या होता है ना कि उसका राइटिंग अच्छा नहीं होता है, तो वो लिखता है और उसके जो बगल के जो मित्र होता है उसका राइटिंग बड़ा बढ़िया होता है, तो कहता है ये भाई देख तू हमारा क्या करो, तू हमको हम कॉपी दे देते, पेन देते, और तुम जब अपना फेयर करना तो हमारा भी फेयर कर देना, क्योंकि तुम्हारा राइटिंग बड़ा बढ़िया है। ठीक उसी तरह से होता था कि लेखक विद्वान जो होते थे बातों को सोचते थे और उनके एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जिसका हैंडराइटिंग बड़ा बढ़िया हो। ठीक है, उसको सुलेखक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलेखक। जो काम किसका करता हो? तो सुलेखन का काम करता है। ठीक है, किसी चीजों को देख करके एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में, उसको सुंदर सुंदर लेखन में उसको लिखता हो तो उसको सुलेखक कहते हैं। तो दूसरा ये डिपार्टमेंट था। पहला क्या था? कागज बनाने वाले। दूसरा क्या है? जो सुलेखक का काम करते हैं, सुलेखन का काम करते हैं, यानी सुलेखक। और तीसरा जो था वो कोफ्तगार था, और कोफ्तगार का मतलब ध्यान समझेंगे, ये जो डिपार्टमेंट है ये पेज को लाइटली बनाते थे, चमकाने का काम करते थे, जिसके पेज जो है थोड़ा सा सुंदर दिखेगा, अच्छा लगेगा। तो पेज में जो भी कमियां होते थे इन कमियां को दूर करने का काम, यानी कह सकते हो कि पेज को, यानी पृष्ठ यानी पेज को चमकाने का जो काम होता था, पन्ना चमकाने का काम, वो कोफ्तगार का होता था। कई बार आपको पूछेगा कि कोफ्तगार निम्न में से है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पन्नों को चमकाते थे। मुगल काल में पन्नों को चमकाते थे, उसी डिपार्टमेंट को क्या कहा गया है? कोफ्तगार। इसके बाद तीसरा जो आपका हो जाएगा, आगे चौथा अगर बात कर ले तो ये हो जाएगा चित्रकार। कौन का? चित्रकार। अब ये चित्रकार की आवश्यकता यहां क्या होती थी भाई? तो देखिए, जैसे मान लेते हैं एक किताब की रचना हो रही, सपोज मान लीजिए ये एक किताब बन रहा है, तो किताब में क्या होते थे? पहले तो पेज बनेंगे, पेज बनने के बाद ध्यान देंगे हमारी बातों को, पेज बनने के बाद इसमें जो सुलेखक होंगे वो सुंदर सुंदर राइटिंग से यहाँ पे बात को लिखेंगे एकदम बढ़िया और अच्छा अच्छा वर्ड दे करके। लेकिन कभी क्या है कि जैसे ये युद्ध के वर्णन ऐसे कर रहे हैं, युद्ध के बारे में लिख दिए यहाँ तक, अब राजा का आदेश होता था कि उस युद्ध का चित्र भी बनाया जाए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब चित्र बनाने की बात आती थी तो चित्र बनाने से क्या होती, घटनाएं थोड़ा सा जिंदा हो जाती है, पेज का जो सौंदर्य है, किताबों का जो सौंदर्य है वो चित्र से बढ़ जाता था, चित्र का एक अलग ही इंपॉर्टेंस हुआ करता था। तो यहाँ पर जब चित्र बनाने की बात आते थे तो सुलेखक क्या करते थे, एक अनुमानता यहाँ पे जगह छोड़ देते थे। ठीक है, और जगह इतना छोड़ दिए, उसके नीचे में वो लिखने का काम फिर जो सुलेखक है वो सुलेखन का काम करते थे। अब ये जब जगह छूटी हुई था तो ये चित्रकार का ये काम है कि ये जो छूटी हुई जो जगह है वहां पे युद्ध का एकदम बढ़िया सा इमेज बना देना, चित्र बना देना, ताकि जब उसको पढ़ा जाएगा, आगे के जब लोग पढ़ेंगे, आगे जो उत्तराधिकारी आएंगे तो घटना के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जब पिक्चर देखेंगे तो ऐसा लगे उस घटना जो है उसमें एकदम जान ही आ गया है। ठीक है, तो ये चित्रकारों का काम होता था। और याद रखेंगे लास्ट जो ये भी होता था कि जब सारा कंप्लीट बन जाता था, चित्रकार अपना काम कर दिए, अपना जैसे कि कागज बन गया, सुलेखक का काम हो गया, चित्रकारी हो गया, पेज चमक गए, तो लास्ट में इसको कहते हैं जिल्दसाज। जिल्दसाज का मतलब होता है, जिससे आप लोग देखे होंगे कि आप लोग जब कॉपी बनाते हैं फेयर वगैरह तो उसको सेंचुरी से या किसी से क्या करते हैं कि एकदम बढ़िया से उसको जिल्द लगाना, कहते हैं जिल्द लगाते हैं ना, उसको कवर करते हैं ताकि वो टिकाऊ हो, मजबूत हो और थोड़ा सा अच्छा लगे। तो लास्ट डिपार्टमेंट जिल्दसाज का होता था, जो मजबूती प्रदान करने का काम पुस्तकों में करते थे। ठीक है, तो इस तरह से एक लंबा प्रोसेस होता था, जिस लंबे प्रोसेस से जो है कि गुजरना पड़ता था, तब जाके वर्षों बाद जो है इतिवृत्त तैयार होते थे। लेकिन ये ध्यान
ध्यान सुनेंगे, ये जो अलग अलग प्रकार है काम करने वाले लोगों का जो डिपार्टमेंट है, इसमें से एक चीज ध्यान देंगे बातों को, इसमें जब पद और पुरस्कार की बात आता है, यानी पदवी और पुरस्कार की बात आते हैं, तो इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, एक चित्रकार इंपॉर्टेंट है और एक सुलेखक इंपॉर्टेंट है। यानी एक जिसका राइटिंग बड़ा बढ़िया होता है, नकल करके बड़ा सुंदर शब्दों में लिखता है, एकदम साफ सुथरा लिखता है, शब्द में जान डाल देता है, वो एक ऐसे व्यक्ति जो सुलेखक का काम करते थे, और दूसरा जो है चित्रकारी का काम करते थे, जो चित्र बनाते थे युद्धों के, राजशाही परिवारों के स्थितियों को, किस तरह से महिला पर्दा के अंदर में रहती थी। दरबार में, कोई भी दरबार में कुछ ऐसा महोत्सव हो या ताजपोशी होता था, तब महिला के केबिन में पर्दा लगा होता था, वो लोग पहला पर्दा से ही देखती थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी मूछें बड़ी है, कोई जो है कि दाढ़ी बड़ी रखे हैं, ये सारा जो महल के दरबार में जो नजारा है ये वो लोग देखती थी। उन सबको चित्रकार एक ऐसे चित्र में उसको प्रिंट करता था ना पुस्तकों में, कि देखने में घटनाएं जिंदा लगती थी, तो इसको महत्वपूर्ण दिया जाता है। यहीं पे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चित्रकारों को खास कर करके अबुल फजल ज्यादा ही क्रेडिट दिया, और इसी में ले कर करके जो उलेमा वर्ग थे, जो धार्मिक इस सब मामले में आते हैं, तो उलेमा लोग जो थे वो खास कर करके अकबर और चित्रकार ये बनाना, इन सब का विरोध भी किए थे। ठीक है, कि हमारे इस्लाम धर्म में चित्र बनाना किसी का ये धर्म के कानून के खिलाफ में है, और ऐसा धार्मिक मानी पुस्तक जो है वो नहीं दे पाता है ये ऐसा कि आप ऐसा करिए कि किसी का नकल बनाना, चित्र करना। तो जिसके कारण से खास करके अबुल फजल और जो उलेमा थे उनके विचारों के बीच में मतभेद रहते थे। ठीक है, लेकिन हाँ, इसी मतभेद के कारण अकबर अबुल फजल से और भी खुश होता था, क्योंकि अबुल फजल स्वतंत्र चिंतक था। ठीक है, वो ऐसा नहीं हो कि इस्लाम के प्रति झुक के सोचे या इस्लाम के एकदम विरोध में सोचे, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और अकबर भी तो निष्पक्ष ठहरा, सभी धर्मों को सम्मान देने वाला, इसीलिए तो राष्ट्रीय शासक उसको कहते हैं। तो अकबर भी अबुल फजल का कद्र करता था। तो आपको ये याद रखेंगे कि बाकी लोग जो कागज बनाएंगे या फिर पेज चमकाएंगे, ये जिल्द लगाएंगे, ये सब एक कारीगर के नजर से ही देखे जाते थे। बाकी इसमें दो गो, एक जो चित्रकारी होते थे और एक जो खास करके सुलेखन का काम करते थे, सुलेखक कहलाते थे। ये दोनों को जो है हमेशा पद और पुरस्कार से नवाजा जाता था, तो इनका थोड़ा सा अच्छा लगता था कि चलो हम चित्रकला में माहिर आदमी हैं। खैर, इसमें जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ चित्र में विरोध होते थे। बाद में ऐसा हुआ कि तुर्की और ईरानी के तरफ से ही बड़े बड़े चित्रकार भारत में मुगल दरबार में आने शुरू हो गए, और चित्रकारी के पोस्ट वही लोग देखते थे। हालांकि पहले वही लोग जैसे कि इसका क्या करते थे, विरोध भी किया करते थे। खैर, चलिए आगे देखेंगे। एक लिपि ध्यान से सुनेंगे जो अकबर की बहुत ज्यादा पसंदीदा लिपि है, इसलिए ये ज्यादातर थोड़ा सा फेमस है। आपसे पूछेगा कि अकबर के सबसे प्रसिद्ध पसंदीदा लिपि कौन है, तो ये आपका नस्तलीक लिपि हो जाएगा। नस्तलीक लिपि जैसे इस तरह के मान लेते हैं पेज है, इसमें क्या होते थे कि एक लिखने का काम पहले समझ जाइए। एक क्या होते थे कि इस तरह से सरकंडे के 5 से 10 मिलीमीटर का एक डंडा होता था, और इसके आगे एक नुकीली ऐसे लगा दिया जाता है। आप देखे होंगे बचपन में एक प्रचार देखे हैं क्या आप लोग, स्कूल चले हम, ऐसे पेंसिल बना रहता है, पेंसिल पे बच्चा शायद बैठा रहता है। खैर, इस तरह से आगे का भाग नुकीला बना करके और ऐसे पेंसिल का 5 से 10 मिलीमीटर का बनाया हुआ होता था। इसमें गद्दी लगा हुआ होता था। ये गद्दी का काम क्या है कि एक स्याही का जो है कप होगा, और इस स्याही वाला में जो कप वाला, ऐसे ही हम बता दे रहे हैं आपको, ये स्याही होगा इसमें, और ये क्या करते थे, ये इसे डुबोते थे। तो गद्दी क्या मार्कर में देखिए ये कैसे लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, इंक को सोखे रहता है, आराम से लिखाता है। तो वैसे ही गद्दी टाइप के लगा होता था। इसको क्या करते, इसमें डुबोते थे, और डुबाने के बाद ये क्या करता था, इंक को, स्याही को सोख लेता था और इससे लिखा जाता था। लेकिन ये जो नस्तलीक है, ये लिखने का कला देखिए, ये क्या है, खड़ा और सपाट लिखा जाता था, ऐसे ऐसे लिखा जाता था, नीचे की ओर ढाल बना करके। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरह से लिखे जाते थे। कोई भी चीज इस तरह के लिखे जा रहे हैं तो ये समझ जाइए ऐसे ऐसे लिखे जा रहे हैं, हमने ऐसे लिखा है, तो इसको कहते हैं सपाट। याद रखेंगे क्या कहते हैं, सपाट। तो ये इस तरह के लिपि था जिसको नस्तलीक नाम दिया गया है। कौन लिपि, नस्तलीक लिपि। और ये लिपि किसका पसंदीदा था, ये पूछता है तो अकबर का पसंदीदा था। ठीक है, तो आप इतना तक जो है पांडुलिपि के बारे में
ध्यान रखिए। इसके आगे हम लोग चित्रकार पर खास करके चर्चा करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का अगला जो आपका बात इसमें आएगा इस टॉपिक में, खास कर करके चित्रकार है, रंगीन चित्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें चित्रकला की अहमियत हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन चित्रकला के फेवर में आए और चित्रकला कितना ज्यादा डेवलप हुआ। और जहांगीर के टाइम में तो खैर कहना नहीं है, चरम सीमा पर चला गया, शायद आप पढ़े ही होंगे। तब तक दोस्तों आपके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने के लिए अगर मिला हो, तो प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।